Bismillahirrahmanirrahim. Today the topic of discussion is energy crisis in Pakistan. देखें जी, एनर्जी जो है वो हमारी लाइफ लाइन है। एनर्जी के बगैर हमारा सर्वाइवल ही मुमकिन नहीं है। ठीक है, आप अपने घर की छोटे से छोटे किसी काम के लिए और इवन के इंडस्ट्रीज तक आप चले जाएं तो बड़े से बड़े काम के लिए आपको एनर्जी की ज़रूरत होती है। एनर्जी वो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू भी हो सकती है, के थ्रू भी हो सकती है, वो कोल के थ्रू भी हो सकती है, वो किसी भी टाइप की एनर्जी जो है वो हो सकती है। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो हमारी जो नीड्स हैं एनर्जी की वो भी इंक्रीज होती जा रही हैं। ठीक है, तो जब ये हमारी एनर्जी की जो नीड्स हैं ये इंक्रीज होने शुरू हो गई हैं तो जाहिर सी बात है कि जब डिमांड और सप्लाई में डिफरेंस आएगा तो ऑटोमेटिकली जो न्यू हमें रिसोर्सेज को फाइंड आउट करना पड़ेगा। अगर हम न्यू रिसोर्सेज को फाइंड आउट नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है कि हमें एक क्राइसिस फेस करना पड़ेगा। और वो क्राइसिस क्या होगा? वो क्राइसिस यही होगा कि हमें एनर्जी की जो सप्लाई है और जो उसकी डिमांड है उसमें जब आप बैलेंस नहीं कर पाएंगे तो फिर लोड शेडिंग और जो फिर प्रॉब्लम हम पाकिस्तान के अंदर रहते हुए फेस कर रहे हैं, चाहे वो छोटे शहर हों, गाँव हों, तो हमें वो चीज़ें जो है वो फेस करनी पड़ती हैं। तो बेसिकली अगर हम एनर्जी को इस तरह से लें कि जी एनर्जी जो है वो हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। और अब आप देखें कि हम लोग लाइट और गैस और इन चीज़ों के इतने हम यूज़ टू हो गए, इतनी हमें इन चीज़ों की आदत हो गई है, लेकिन इनमें से कोई भी एक चीज़ मिसिंग होती है तो हमें लगता है कि ज़िंदगी का एक जो पोर्शन है या जो ज़िंदगी का एक पार्ट है, एक ज़िंदगी का हिस्सा जो है वो स्टक हो गया है। ठीक है ना? तो अब हम बात करते हैं कि पाकिस्तान में एनर्जी सेक्टर क्या है। पाकिस्तान का जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है कोई वेल डेवलप नहीं है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ये अंडर डेवलप है और इस पर बहुत ज़्यादा वर्किंग करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ जो हमारा एनर्जी के सेक्टर्स अवेलेबल भी हैं वो भी पुअरली और बैडली मैनेज किए जा रहे हैं। ठीक है ना? उसकी रीज़न मैं आपको बताती हूँ बेटे कि उसकी रीज़न ये है कि हमारे यहाँ पॉलिसीज़ नहीं है। हमारे यहाँ न्यू रिसोर्सेज को फाइंड आउट करने के लिए और जो डिमांड और सप्लाई की जो रेशियो है उसको बैलेंस करने के लिए हम न्यू रिसोर्सेज पर काम नहीं कर रहे। तो हम जाहिर सी बात है जब आपके पास कंजम्पशन जो है वो ज़्यादा होगी लेकिन आपकी कैपेसिटी कम होगी तो आपको एक क्राइसिस फेस करना पड़ेगा। ठीक है, और जब आपको ये क्राइसिस फेस करना पड़ेगा तो फिर डेफिनेटली आपकी इकोनॉमी भी इससे मुतासिर होगी। फिर आपको जब डिमांड और सप्लाई जो है वो गड़बड़ हो जाएंगी, उनमें प्रॉब्लम्स होंगे तो फिर लोड शेडिंग जो है वो हमें फेस करनी पड़ेगी। कभी बिजली नहीं आ रही होती, कभी गैस नहीं आ रही होती, तो वी आर फेसिंग द सेम इश्यूज। चाहे आप गांव में रह रहे हैं, चाहे आप शहर में रह रहे हैं, चाहे आप पाकिस्तान के किसी भी कॉर्नर में रह रहे हैं, किसी प्रोविंस में रह रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको एक जैसे ही मसले मसाइल जो है वो फेस करने पड़ेंगे। एनर्जी सप्लाई की अगर बात करें तो हमारी जो एनर्जी सप्लाई है पाकिस्तान की डेली की, या पाकिस्तान की जो आप कह लें कि डेली की सप्लाई है वो 11,500 मेगावाट पर डे है। ठीक है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो हमारी प्रोडक्शन है, ये जो सप्लाई है वो 11,500 मेगावाट पर डे है। लेकिन हमारी नीड कितनी है? लेकिन ये हमारी नीड ये यहाँ पर मेंशन की हुई है। हमारी नीड जो है ये 15,000 टू 20,000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी हमें पर डे रिक्वायर है। इसका मतलब ये है कि हमें 4,000 टू 9,000 मेगावाट पर डे जो है वो शॉर्टफॉल का सामना करना पड़ता है। तो शॉर्टफॉल जो है वो जाहिर सी बात है जब आप उसको कवर नहीं करेंगे, जब आप उसको न्यू रिसोर्सेज ऐड करके उस इशू को रिजॉल्व नहीं करेंगे तो वो इशू खुद से रिजॉल्व तो नहीं होगा और आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो भी इससे मुतासिर होगी, आपकी डेली रूटीन लाइफ इससे मुतासिर होगी। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि जो डिमांड और सप्लाई है
उसमें आप बैलेंस रखें। अगर आपकी सप्लाई कम है और आपकी डिमांड ज़्यादा है तो न्यू रिसोर्सेज को फाइंड आउट करें और उसको ऐड अप करें। अगर हम एनर्जी कंजम्पशन की बात करते हैं तो देखें जी, हमारे मुल्क में डिफरेंट टाइप की एनर्जी जो है वो कंज्यूम की जाती है, जिसमें गैस है, ऑयल है, इलेक्ट्रिसिटी है, कोल है, एलपीजी है। अगर हम इसको शेयर करके देखें, अगर हम इसको जो है वो डिफरेंट उसमें करके देखें लेवल्स पर, तो आप देखें कि हमारी जो गैस की कंजम्पशन है वो 43.7% है। ऑयल की हमारी कंजम्पशन जो है वो 29% है। इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हमारी 15.3% है। कोल जो है वो हम 10.4% यूज कर रहे हैं। और इस टाइम एलपीजी जो है वो हम 1.5% जो है टोटल परसेंटेज का हमारी एनर्जी कंजप्शन का रेशियो है। तो अब ये देखें कि सबसे ज्यादा हम गैस यूज कर रहे हैं और दूसरे नंबर पर हम ऑयल यूज कर रहे हैं और तीसरे नंबर पर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी फॉल करती है। लैपटॉप पे दिखा लो, बैटरी दिखा दो। अच्छा जी, अब हमने ये देखना है कि रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी पाकिस्तान में कौन कौन से हैं। पाकिस्तान में अगर आप देखें तो हमारे पास दो तरह के एनर्जी रिसोर्सेज हैं। एक नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज हैं और एक रीन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। अब जरा पहले हम ये देख लेते हैं कि नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज क्या हैं और रीन्यूएबल रिसोर्सेज क्या हैं। नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज बच्चों ये होते हैं कि जब आप कोई भी एनर्जी का सोर्स है आप उसको बर्न कर लेते हो, यूज कर लेते हो, तो वो खत्म हो जाता है। ठीक है, इसमें हमारे फोसिल्स फ्यूल्स आते हैं, जिसमें हमारी पेट्रोलियम प्रोडक्शन है, प्रोडक्ट्स हैं, सॉरी, जिसमें हमारी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, नेचुरल गैस है, कोल है। ये लिमिटेड है, इनकी मिकदार कम है और अगर हम इसकी यूजेज की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। रीन्यूएबल रिसोर्सेज कौन कौन से हैं, जैसे हाइड्रल पावर है, विंड है, एग्रीकल्चर बायोमेसेज हैं, बायोडीजल्स हैं, फिर सोलर एनर्जी है, टाइडल फोर्स है और न्यूक्लियर पावर है। ये बेटे रीन्यूएबल हैं, जिनको आप बार बार यूज कर सकते हैं। आपने पानी से एक बार टरबाइन चलाई, आप अगर उसको किसी तरह से साइकिल में डाल दें तो आपकी जो वाटर है वो, आपका जो वाटर है वो बार बार यूज हो सकता है और वो वेस्ट इस तरह से भी नहीं होता कि आप उसके बाद उसको जो है वो किनाल्स के थ्रू फील्ड्स तक, अपने खेतों तक पहुंचा सकते हैं। इसी तरह से विंड है, सोलर, अल्लाह ताला ने हमारे मुल्क के अंदर एक सिस्टम रखा हुआ है सोलर का, जो हमारे मुल्क में सूरज बहुत शानदार तरीके से चमकता है, स्पेशली गर्मियों में तो बहुत ही शानदार तरीके से। तो हम इस एनर्जी को यूज कर सकते हैं। देखें, ये एक दफ़ा आपने एनर्जी सेवर एनर्जी सोलर एनर्जी की प्लेट्स ले आए, उसको इंस्टॉल कर लिया, तो उसके बाद आपको एक लंबे टाइम तक आपको उस पर पैसा नहीं खर्च करना पड़ता। ये सस्टेनेबल है, कंटिन्यू है। इस तरह से विंड है, जैसे बच्चों हमारा जो मैंने आपको उस दिन जब हम जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ पाकिस्तान और जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ रहे थे, तो मैंने बताया था कि पाकिस्तान जो है वो 700 किलोमीटर का जो एरिया है वो हमारा सी शोर है, यानी हमारा समंदर के साथ टच होता है। हमारी वहाँ पर समंदर के साथ बाउंड्री है, सी के साथ बाउंड्रीज हैं। तो हम वहाँ पर जहाँ पर तो चलें फोर्ट्स बनी हुई है वहां पर तो नहीं, लेकिन जहाँ पर पोर्ट्स नहीं है वहां पर हम विंड मिल्स लगाकर हम विंड की एनर्जी को सेव करके इलेक्ट्रिसिटी में यूज कर सकते हैं। ये भी एक दफा आपने सिस्टम इंस्टॉल कर दिया तो बस वो सस्टेनेबल है, साफ सुथरा है, आपको बार बार उस पर कोई फोर्स नहीं लगानी पड़ती। इस तरह से टाइडल फोर्सेज हैं, यानी टाइडल फोर्सेज ये होती हैं जब समंदर में बड़ी बड़ी वेव्स उठती है ना, लहरें उठती हैं, खासतौर पर जब चांद की तारीखें आगे को बढ़ती हैं। ये टाइडल फोर्सेज जो हैं, ये टाइडल वेव्स जो हैं, ये हमें 10 ऑफ लूनर जो है ना, उसके बाद चांद की जब 10 तारीख हो जाती है तो उसके ऑनवर्ड हमें 14, 15, 16, 20 तक तो जो है वो टाइडल फोर्स बहुत ज़्यादा होती है। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता
कम होना शुरू हो जाती है। तो आप ये देखें कि हम उस फोर्स को भी यूज कर सकते हैं। तो ये भी हमारे पास एक सोर्स है। अच्छा, अब हमने ये देखा है कि कॉजेज ऑफ एनर्जी क्राइसिस क्या है, हमारी एनर्जी की सबसे पहली बात तो ये ग्रोइंग एनर्जी डिमांड। हमारी जो डिमांड्स हैं वो बढ़ गई हैं। क्यों बढ़ गई हैं? इंक्रीज इन पॉपुलेशन, enhancement in lifestyle, industrial and agricultural growth, greater transportation needs। सबसे पहली बात, हमारी आबादी बहुत बढ़ गई है। जैसे जैसे आबादी बढ़ती जाएगी तो पॉपुलेशन जो है, पॉपुलेशन के बढ़ने के साथ ही आपकी एनर्जी कंजम्पशन ज़्यादा हो जाएगी, यूजेज ज़्यादा हो जाएगा। जहाँ एक घर में 2 लोग थे, 2 लोगों के कपड़े प्रेस होते थे, वहाँ पर 2 उनके किड्स हैं तो फिर आप उनके भी कपड़े प्रेस करने हैं। तो ये आपकी पॉपुलेशन बढ़ने से आपकी कंजम्पशन बढ़ गई ना। इसी तरह से हमारा लाइफ स्टाइल चेंज हो गया है। एक टाइम था जब घरों में मोबाइल नहीं होते थे तो मोबाइल के जो बिजली यूज होती है चार्जिंग करने में वो सेव होती थी। ठीक है। फिर एक वक्त आया कि हर घर में एक एक मोबाइल होता था तो वो एक ही चार्जिंग पे लगता था। अब आप ये देखिए कि हमारा लाइफस्टाइल इतना चेंज हो गया कि हर घर में जितने लोग हैं उतने ही मोबाइल हैं। इसी तरह से एक जमाना था कि एसी कहीं रियर होता था। अब आप मीडियोकर क्लास में, मिडिल क्लास में किसी भी घर में चले जाएं तो आपको वहां पर भी एटलीस्ट 1 एसी जो है वो आपको नजर आता है। जाहिर सी बात है, जब आपकी लाइफस्टाइल चेंज हुआ तो आपने एनर्जी को यूज ज्यादा करना शुरू कर दिया। इसी तरह से इंडस्ट्रियल ग्रोथ के साथ ही एनर्जी क्राइसिस हमने फेस किए। फिर ग्रेटर ट्रांसपोर्टेशन नीड्स जो हैं ये जुड़ी हुई हैं हमारी पॉपुलेशन के साथ। जाहिर सी बात है, आबादी ज़्यादा हो गई। जहाँ एक घर में एक वालिद साहब थे तो वो एक ही बाइक चलाते थे या एक ही गाड़ी थी उनके पास। फिर जब उनकी आगे से बच्चे बड़े हो गए तो अब जाहिर सी बात है, अगर उनके 2 बेटे हैं तो उनको 2 बाइक्स अलग से चाहिए। और क्योंकि दोनों अलग अलग जगह पे काम करने जाते हैं तो जाहिर सी बात है, फिर अब उनका खर्चा बढ़ गया, एनर्जी की डिमांड बढ़ गई। तो ये पूरे कंट्री लेवल पर अगर आप इस एग्जांपल को कोट करने की कोशिश करें तो जाहिर सी बात है, पॉपुलेशन ग्रोथ के साथ हमारी ट्रांसपोर्टेशन नीड जो है, ऑयल गैस जो है इसकी भी नीड ज़्यादा होगी। जाहिर सी बात है, पॉपुलेशन बढ़ गई तो घर में खाने वाले अफराद ज़्यादा हो गए तो खाने की मकदार भी ज़्यादा हो गई। अब हर किसी की एक जैसी चॉइस नहीं होती तो मतलब एटलीस्ट आप 2 डिशेस बना रहे हैं तो वो उसमें भी एनर्जी कंज्यूम हो रही है। तो ये सबसे जो मेन चीज़ है, हमारी ग्रोइंग एनर्जी डिमांड जो है वो हमारी पॉपुलेशन के साथ जुड़ी हुई है। लेकिन हम अपनी पॉपुलेशन जिस रफ्तार से बढ़ रही है, हमें अपनी एनर्जी रिसोर्सेज को भी उसी रफ्तार से बढ़ाना होगा। अदरवाइज ये जो हम एनर्जी क्राइसिस आजकल फेस कर रहे हैं, हम इससे कहीं ज़्यादा बुरे हालात में जा सकते हैं। लैक ऑफ प्रोएक्टिव एंड इंटीग्रेटेड प्लानिंग ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, यानी कि अब ये देखें कि सिर्फ यही नहीं है कि पॉपुलेशन बढ़ गई, लाइफस्टाइल चेंज हो गया, इंडस्ट्री ग्रो कर गई, ट्रांसपोर्टेशनल नीड्स ज़्यादा हो गई, सिर्फ यही वजह नहीं है, बल्कि हमारे मुल्क में बच्चों जो एक और इशू है वो ये है कि प्लानिंग नहीं है। आपकी प्रोडक्शन को इम्प्रूव करने के लिए प्रॉपर प्लानिंग नहीं है। और अगर कहीं पर डैम्स वगैरह बनाने के लिए बात की जाती है तो गवर्नमेंट जो है वो ये शो कराती है कि जी उनके पास पैसा नहीं है, उनके पास फंड्स नहीं है। फिर फंड रेजिंग भी की जाती है लेकिन उसको प्रॉपर इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता। यानी हमारी कंट्री में जो मसला है वो ये है कि जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं और न्यू रिसोर्सेज हैं, इनको बेहतर करने के लिए कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं है। जब तक आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ नहीं चलोगे तो आपके जो प्राइसेस है ये ज़्यादा होता जाएगा बजाय इसके के कम होने के। फिर इनबैलेंस एनर्जी मिक्स है, यानी हमारी जो कंजम्पशन है, अगर हम अदर कंट्रीज की साथ अपना कंपैरिजन करें तो हमारा एनर्जी कंजम्पशन जो है वो भी इम्बैलेंस है। मैंने अभी आपको बताया कि जो हमारी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उन पर हम ज़्यादा रिलाई करते हैं और जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं हम उन पर कम रिलाई करते हैं। अगर हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को छोड़कर रिन्यूएबल रिसोर्सेज पर ज़्यादा फोकस करना शुरू कर दें तो शायद हम इस क्राइसिस से निकल सकें।
फिर अगला जो इशू है कि एनर्जी क्राइसिस की वजह क्या है, नॉन यूटिलाइजेशन ऑफ इंडिजिनस एनर्जी रिसोर्सेज, यानी जो हमारे मुल्क में मौजूद एनर्जी रिसोर्सेज हैं वो या तो अंडर यूटिलाइज्ड हैं या नॉन यूटिलाइज्ड। अंडर यूटिलाइजेशन का मतलब ये होता है कि आप चीज है आपके पास ज्यादा सी, लेकिन आप उसकी बहुत छोटी सी मिकदार जो है, छोटा सा उसका पोर्शन जो है वो आप यूज कर रहे हो। हालांकि आपके पास ये चॉइस है कि आप ज्यादा यूज कर सकते हो, ठीक है। या तो फिर ये इशू है कि हम उसको प्रॉपर यूज नहीं कर रहे, और या फिर ये इशू है कि हमने उसको फाइंड आउट ही नहीं किया और हम उसको सही से यूटिलाइजेशन उसकी कर ही नहीं रहे। तो फिर जब तक आप ये नहीं करोगे तो फिर किस तरह से आपके इश्यूज जो है वो रिजॉल्व होंगे। जैसे हमारा थर कोल है, बहुत बड़ा फील्ड है और थर में कोल का, और अगर हम इसको फाइंड आउट करें तो ये ईरान और सऊदी अरब के जो ऑयल रिजर्व्स हैं उससे हमारी प्रोडक्शन एक्सीड कर जाएगी। लेकिन क्योंकि हम वही बात आ जाती है कि पॉलिसी नहीं है, प्रॉपर प्रॉपर प्लानिंग नहीं है, तो जाहिर सी बात है जब ये सारे काम प्लानिंग के साथ होते हैं, इन पर फोकस करना पड़ता है। जब आप इस तरह के काम नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपको एनर्जी के क्राइसिस जो है वो फेस करने पड़ेंगे। हाइड्रो पावर जनरेशन, पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने पानी से नवाजा है और हमारे दरिया हैं, हमारे जो रिवर्स हैं वो उनमें अच्छा खासा पानी हमें अवेलेबल है माशाल्लाह से। और उसमें ये है, लेकिन हमारी जो एक मिस्टेक है बच्चों वो ये है कि हम उस पानी की पावर को या वाटर को उस तरह से यूज नहीं कर रहे। इंडिया देखें, हम डैम्स बनाता जा रहा है, एनर्जी के इश्यूज को हल करता जा रहा है, लेकिन हम ये देखें कि हम जो है वो कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं। हमारे मुल्क में अब तक पार्टीशन से लेके अब तक कोई मेजर कोई बड़ा डैम जो है वो बिल्डअप नहीं किया गया। अगर आप कालाबाग डैम की बात करते हैं तो कालाबाग डैम इज अ वेरी गुड प्रोजेक्ट, और आपको पता है कि इसको डिजाइन किया गया अयूब खान के टाइम पीरियड में, लेकिन आज तक ये प्रोविंसेस की आपस के जो इश्यूज हैं उनके रिजॉल्व ना होने की वजह से आज तक कालाबाग डैम नहीं बन सका, जिसकी वजह से हमें आज भी एनर्जी क्राइसिस जो है वो फेस करने पड़ रहे हैं। और होता ये है कि जब आप इस पावर को, इस वाटर को सेव नहीं कर रहे, आपके पास कोई डैम वगैरह नहीं है, तो ये सारे पूरा जो आप इसको कैलकुलेट करें तो हम बहुत सारा पानी जो है वो समंदर में बहा देते हैं, ज़ाया कर देते हैं, और उसकी बहुत ही स्मॉल अमाउंट जो है वो हम यूज़ कर रहे हैं। अगर हमारे पास डैम्स हो तो हम उस वाटर को सेव कर सकते हैं। जब बारिशें नहीं हो रही होती, खेतों को पानी चाहिए होता है, तो हम केनाल्स के थ्रू उस पानी को यूज़ कर सकते हैं। और जब फिर से रेन्स हो या कुछ तरह से, तो हम फिर से जो है वो वाटर को उसमें स्टोर कर सकते हैं, वाटर रिजर्वायर्स के अंदर। अच्छा, अब कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं इनके, रिजल्ट क्या निकला कि एनर्जी क्राइसिस है, तो इससे नतीजा क्या निकलेगा। जब एनर्जी क्राइसिस ज़्यादा होते जाएंगे तो हमें क्या क्या प्रॉब्लम ऐसे फेस करने पड़ेंगे, क्या क्या इश्यूज हमें फेस करने पड़ेंगे, तो वो ज़रा देख लेते हैं कि क्या क्या। सबसे पहले तो हमारी इकॉनमी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। हमारा इकॉनमी डिस्ट्रॉय होने का मतलब ये है कि जाहिर सी बात है, एक फैक्ट्री है उसके अंदर मजदूर जो है वो 6 घंटे काम करते हैं या 8 घंटे एटलीस्ट वर्किंग कर रहे हैं और प्रोडक्शन हो रही है वहाँ पर, लेकिन उनमें से उन 8 घंटों में से अगर 4 घंटे गैस या बिजली बंद हो जाती है और उनकी मशीनें नहीं चल पाती, उनकी प्रोडक्शन नहीं हो पाती, तो जाहिर सी बात है उनकी प्रोडक्शन जो है वो 50% कम हो गई। जब उनकी प्रोडक्शन 50% कम हो गई तो नतीजा ये निकला कि उन इकोनॉमी पर उसने एक नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो छोड़ दिया। तो जब आप ओवरऑल तमाम इंडस्ट्री की बात करते हैं तो तब भी हमें ये नज़र आता है कि एनर्जी क्राइसिस की वजह से हमारी इंडस्ट्री लो लेवल पर जा रही है, हमारी एग्रीकल्चर जो है वो भी लो लेवल पर जा रही है। तो ये चीज़ें जो है वो हमें फेस करनी पड़ रही हैं। फिर इसी तरह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही, जाहिर सी बात है एक इंडस्ट्रियल यूनिट जो है वो 8 में से 4 घंटे जो है वो बंद रहता है ड्यू टू कि आपके पास कोई सप्लाई नहीं है एनर्जी की, कोई किसी किस्म का कोई आपके पास सोर्स नहीं है। तो क्या होगा कि जो फैक्ट्री ओनर होगा वो क्या करेगा, वो जाहिर सी बात है आपका प्रोडक्शन टाइम 50% हो गया, तो वो जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका भी
उनको भी कट ऑफ कर देगा, उनको 50% कर देगा। यानी कि यहाँ पर 50 लोग काम करें, वो फिर 25 लोगों से वो 4 आवर्स में वो काम करवाएगा। क्योंकि जब उसके पास एनर्जी क्राइसिस होंगे तो उसकी प्रोडक्शन नहीं हो रही होगी, जब प्रोडक्शन नहीं हो रही होगी तो मार्केट में वो उस चीज़ को जो भी वो प्रोडक्शन है, उसकी जो भी वो प्रोडक्ट बना रहा है उसको मीट नहीं कर सकेगा मार्केट वैल्यू के, मार्केट नीड्स के अकॉर्डिंग। तो फिर क्या होगा कि फिर वो सोसाइटी पर इकोनॉमिकली भी इम्पैक्ट आएगा, और यहाँ से जो उसने अपने वर्कर्स को फारिग कर दिया, नौकरी से निकाल दिया, तो अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ गई। ठीक है। इसी तरह से सोशल इश्यूज जो हैं, सोशल इश्यूज भी हमारी डेली लाइफ का पार्ट बन गए हैं कि हमें एनर्जी क्राइसिस की वजह से हमारे सोशल इश्यूज बढ़ गए हैं, डोमेस्टिक यूजेज बढ़ गया है। तो जब लोड शेडिंग होती है तो क्या होगा कि लोग जो हैं वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं और रेस्टलेस हो जाते हैं, और वो हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर निकलते हैं, जिसकी वजह से जो है वो कंट्री के अंदर एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। फिर जब ये सारी सिचुएशन अगर हम इसको इन कॉन्सिक्वेंसेस को एंड की तरफ लेकर जाएं, तो हमें नजर आता है कि फिर इन सब चीज़ों का रिजल्ट अल्टीमेटली क्या निकलता है कि हमारे मुल्क में पॉवर्टी बढ़ जाती है। जाहिर सी बात है, आपकी इंडस्ट्री रुक गई, आपका एग्रीकल्चर सेक्टर रुक गया, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई, सोशल इश्यूज इंक्रीज हो गए, तो फिर अल्टीमेटली पॉवर्टी की तरफ हम एनर्जी क्राइसिस को अगर रिजॉल्व नहीं करेंगे तो फिर हम पॉवर्टी की तरफ जाएंगे। आज जितने हमारे मुल्क में गरीब हैं, हम उससे डबल उस पर चले जाएंगे रेशो पे। अच्छा जी, रिकमेंडेशंस क्या हैं? हम इन एनर्जी क्राइसिस को किस तरह से जो है वो ख़त्म कर सकते हैं? क्या सजेशंस हम दे सकते हैं गवर्नमेंट को कि हम रिड्यूस कर सकें इस क्राइसिस को? सबसे पहले तो ये कि हम अननेसेसरी यूजेज जो है एनर्जी का वो कम कर दें। ठीक है। हम ऐसी डिवाइसेस इलेक्ट्रिसिटी की भी यूज़ करें जो कि कम बिजली पर भी चल जाती हों, इलेक्ट्रिसिटी सेविंग डिवाइस हों। जैसे पहले वो येलो बल्ब होते थे घरों में, फिर एनर्जी सेवर्स आ गए, अब एलईडीज आ गई हैं, तो ये लेस एनर्जी यूज़ करने वाली हैं। इस तरह से पहले विंडो एसी होते थे, बहुत बिजली खाते थे, फिर स्प्लिट एसी आ गए, और फिर जो है वो इन्वर्टर एसीज जो हैं, अब इवन के फ्रिज और आपकी वॉशिंग मशीन भी इन्वर्टर्स में आ रही हैं, जिससे आपका जो बिजली की कंजम्पशन है वो कम होती जा रही है। ठीक है। फिर लोगों को भी अवेयर करना ज़रूरी है ना कि बिजली ना ज़ाया करें। अब किसी के घर में शादी होती है तो 10 दिन जो है वो लाइटें लगा के बैठ जाते हैं, तो ये भी बेशक बिल उन्होंने पे करना है, ये जो भी उनका इशू है, लेकिन आप देखें कि एनर्जी तो वेस्ट हो रही है ना। वही अगर आप इन लाइट्स को मत यूज करें तो एनर्जी कंजम्पशन कम हो सकती है, जो कि आपको क्राइसिस ना फेस करना पड़े। ठीक है। फिर इसी तरह से पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को अगर हम गुड कर लें कि हर घर से जो है वो बाइक पे जाने की बजाय हर बच्चा, एक लड़का अलग काम करता है, दूसरा अलग काम करता है, तो उन लोगों को अलग अलग जाने की बजाय वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अगर आप इम्प्रूव कर दें तो वो आपका खर्चा जो है वो बच सकता है। आप अपना रेलवे सिस्टम, अपने बस सिस्टम, आप सिटी जो बसेज हैं जो विद इन सिटी मूव करती हैं, उनके सिस्टम को आप इम्प्रूव करें, तो आप एनर्जी कंजम्पशन को कंट्रोल कर सकते हैं या उसकी जो डिमांड है उसको कम कर सकते हैं। ठीक है। फिर हमें दूसरे एक और चीज़ जो है वो हमें रीन्यूएबल रिसोर्सेज की तरफ मूव कर जाना चाहिए, बजाय इसके कि हम नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज पर ज़्यादा रिलाई करें। फिर हमें न्यू रिसोर्सेज को फाइंड आउट करना है। हमें थर के कोल के जो रिसोर्सेज हैं उनको हमने फाइंड आउट करना है। अगर उनको फाइंड आउट कर लिया जाए तो हम बहुत ज़्यादा इस चीज़ में कामयाब हो सकते हैं। फिर इसी तरह से हम अल्टरनेटिव जो हमारे पास एनर्जी रिसोर्सेज हैं, जैसे विंड पावर है, बायोडीजल है, सोलर है, टाइडल फोर्सेज हैं, न्यूक्लियर है, तो इस चीज़ को हम यूज़ कर सकते हैं। और इन चीज़ों को यूज़ करने से क्या होगा कि हमारी एनर्जी कंजम्पशन जो है वो कम हो जाएगी, हम एनर्जी क्राइसिस को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकेंगे। अब आप अगर आप ओवरऑल हम इस चीज़ को देखें तो एनर्जी के बगैर हमारी लाइफ बिल्कुल ऐसे है जैसे कि हम कोई स्टोन एज में रह रहे हैं, पत्थर के ज़माने के लोग बन जाएंगे। हमें अपनी इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए अपने एनर्जी क्राइसिस को जो है वो मीट करना होगा, उसको हमें कवर करना होगा। हमें जो एनर्जी की कंजम्पशन है
उसके अकॉर्डिंग हमें अपनी सप्लाई को डिमांड्स के अकॉर्डिंग बढ़ाना होगा। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है कि फिर हम क्राइसिस से नहीं निकल सकते। और अगर हमें क्राइसिस से निकलना चाहते हैं तो फिर हमें गुड पॉलिसीज बनानी चाहिए, गवर्नमेंट को अपना रोल प्ले करना चाहिए, पब्लिक को अवेयर करना चाहिए। तो अगर हम हर कोई अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर चले, जैसे गवर्नमेंट प्रॉपर प्लानिंग करे, एनर्जी रिसोर्सेज को सेव करे, उनको न्यू जो रिसोर्सेज हैं उनको फाइंड आउट करे, यूटिलाइज करे, जो यूटिलाइज नहीं हो रहे उनको मजीद जो है वो यूटिलाइजेशन की तरफ लेके जाया जाए। लोग जो है वो बिजली कम से कम या जो भी एनर्जी का सोर्स है उसको कम से कम यूज करें, नेचुरल रिसोर्सेज की तरफ मूव कर जाएं। तो फिर हम बहुत हद तक होप्स हो कि हम एनर्जी क्राइसिस को जो है वो कम कर सकते हैं, अपने कंट्री की इकोनॉमी को ग्रो कर सकते हैं, अपनी इंडस्ट्री, अपना एग्रीकल्चर, अपनी लाइफ को बेहतर कर सकते हैं। पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट जैसे जो हमारे कंट्री के मेजर इश्यूज हैं उनको भी हम ख़त्म कर सकते हैं।